अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, टूटी सड़कें, उबलते गटर, कचरे के ढेर, ना पीने को साफ पानी, ना बिजली की बिला तातुल फराहमी, ना गंदे नालों की सफाई, फुटपाथ से लेकर नालों तक तजावुजात की भरमार, ये तारुफ है रोशनों के शहर कराची का, जो हुक्मरानों की नाअहली और गफलत की वजह से शहर लावारिस बन चुका है। ये वो बदकिस्मत शहर है जहां अब्रे करम भी अब्रे जहमत बन जाता है। ये वो बदकिस्मत शहर है जहां के इलेक्ट्रिक के नाकिस निज़ाम की वजह से न सिर्फ घंटों की लोड शेडिंग कराची के आवाम का मुकद्दर है, बल्कि बारिश के मौसम में करंट लगने के वाक़यात शहरों की जिंदगियों को भी अब निगल रहे हैं। मगर इस सारी सूरत हाल में हुक्मरान जो हैं इख्तियारात और वसाइल न मिलने के शिकवा करने में मसरूफ़ हैं। हालिया बारिशों के दौरान कराची में शहरियों पर बोर्ड गिरने का वाक़या पेश आया, मगर इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इस केस की समाअत हुई। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कैसे बिल बोर्ड्स लगाने की इजाज़त दे दी जाती है? कहाँ है हुकूमत रिट? वज़ीर आला सिंध सिर्फ हेलीकॉप्टर का दौरा करके आ जाते हैं, होता कुछ नहीं है। पूरे शहर में कचरा है और सिर्फ गंदगी है, हर तरफ ताफुन की सूरत हाल है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल साहब, क्या कोई इस शहर के लिए कुछ करने वाला है? क्या यहाँ के लोगों के साथ किसी किस्म की दुश्मनी निकाली जाती है? लगता है कि लोकल बॉडीज और सूबाई हुकूमत की इस शहर से दुश्मनी है। मेयर कराची भी शहर से दुश्मनी निकाल रहे हैं। लोगों ने उसको वोट दिया है, कराची के लिए कुछ वो करेगा क्या? कराची का मामला हो और मेयर कराची का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने मेयर कराची वसीम अख्तर से ये सवाल किया कि आप कब जाएंगे? इस पर मेयर ने बताया कि 28 अगस्त को मुद्दत खत्म हो जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जाओ जान छोटे इस शहर की। सुप्रीम कोर्ट ने तो कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात देकर तमाम बिल और साइन बोर्ड्स को हटाने का हुक्म दे दिया, मगर ये बात भी हकीकत है कि इससे पहले भी अक्टूबर 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुल्क भर में 1.5 माह में गैर कानूनी बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स को हटाने का हुक्म दिया था, मगर उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ था। कराची सर्कुलर बहाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि सर्कुलर रेलवे इसी साल चलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कराची जिमखाना में नई तामीरात भी रोक दी। अदालती कार्रवाई अपनी जगह, इस वक्त सिंध के बाज इलाकों का सैलाबी सूरत हाल का भी इसको सामना है। 12 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कराची भी मतवक्के है। सवाल यह है कि आखिर कराची की आवाम से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? क्यों तमाम हुकूमतें कराची वालों से दुश्मनी कर रही हैं? सवाल तो यहाँ पर यह भी अहम है कि 18वीं तरमीम ने आखिर कराची की आवाम को दिया क्या है? मैं बात करूँगी सारी सूरत हाल पर। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका। नासिर साहब, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने कराची की सूरत हाल पर जो बरहमी का इजहार किया, यकीनन आपके इल्म में होगा। उन्होंने कहा कि कराची को बनाने वाला कोई नहीं है, जो भी आता है अपनी जेबें भर के चला जाता है, शहर के लिए किया कुछ नहीं। सवाल तो यहाँ पर यही बनता है कि पिछले 12 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सिंध की, कराची की आप लोग ही करता धरता है। तो आज के रिमार्क्स के बाद, इस बरहमी के बाद, इस सारी सूरत हाल के बाद और वाकई जो ज़मीनी हकायक हैं कराची की सूरत हाल है उसके बाद, क्या आप लोग पिछले 12 सालों में अपनी नाअहली कह लें, गफलत कह लें, नाकामी कह लें, इसका एतराफ़ करते हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, चीफ जस्टिस साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा उनकी किसी भी बात पे, और जो उनके अहकामात हैं वो सर आँखों पे मिन और अन अमल करने की कोशिश करेंगे। देखें, जस्टिस साहब खुद भी कराची का इदराक रखते हैं। उनके इल्म में ज़रूर होगा कि अगर कुछ साल पहले थोड़ी सी बारिशें भी होती थीं तो सारे रोड बंद हो जाया करते थे। मौजूदा सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत काम किया है, लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिससे ये सारी बेहतरी आएगी। हम इस वक्त भी अगर कोई सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये नालों की सफाई की बात कर रहे हैं, तो ये काम वैसे डीएमसी और केएमसी का है, लेकिन हम उनकी सपोर्ट को आगे आए हैं। पहले भी उन्हें फंड दिया करते थे, इस दफ़ा हम खुद उसमें देख रहे हैं और ख़ुद करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा मज़ीद ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। तो ये इश्यूज़ अपनी जगह पे ज़रूर हैं, लेकिन उसमें काफ़ी हल भी हुए हैं। और ये बात चीफ जस्टिस साहब की सही है कि हमें बेहतरी की तरफ जाना है। और जो एक और बात उन्होंने कही कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी पैदा किए गए, क्योंकि अभी जब
लीगल इलीगल इंक्रोचमेंट भी है। लोग कहेंगे लीगल इंक्रोचमेंट क्या है? लीगल इंक्रोचमेंट ये होती है कि जो ड्रेनेज की कोई स्कीम है, कोई और सेवरेज लाइन है, उसके ऊपर कोई इदारा उनको लीगली अथोराइज करे कि वहां पे आप लोग बैठ जाएं, तो वो हो गई लीगल इंक्रोचमेंट। बात ये है नासिर हुसैन शाह साहब, जब नालों पर तजावुजात कायम होंगी, कूड़ा करकट फेंका जाएगा, तो जाहिर है फिर इसका वही हाल होगा जो आज कराची का हाल है। जाहिर है जब प्रॉपर कोई नकासी आपका इंतजाम नहीं होगा तो ऐसे ही होगा जो आज कराची में हो रहा है। तो इसके लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग है? जो साल हर साल से यहाँ पर तजावुजात हैं, जाहिर है बड़ी आबादियाँ वहाँ पर है, लोग रह रहे हैं, इसके लिए अब आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, क्या काम कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है इस पर अब आप लोगों की, कैसे आप लोगों ने इस सिस्टम को ठीक करना है? देखिए, इस पे प्लान किया और आपके याद होगा कि लास्ट कुछ साल पहले जो मुझसे पहले मिनिस्टर थे जाम खान शोरो साहब, उन्होंने पिक्चर नाले से दीगर नालों से बहुत तजावुजात जो थी वो ख़त्म कराई थी। और इसी तरह अब भी बहुत सारी जगहों पे इस दफ़ा की भी जो हमारी ड्राइव है उसमें हमने बहुत सारी इंक्रोचमेंट हटाई है। और इस वक्त जो सबसे सपोर्टिव एलिमेंट है, जो एक खुशआइन बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह नोटिस लिया है, या हमारे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के जो हैं, तो अब जो लोअर कोर्ट्स हैं वो स्टे नहीं देती। अदरवाइज जब भी हमने कोई ड्राइव शुरू की किसी भी इदारे की तरफ से हुई तो लोअर कोर्ट्स की तरफ से स्टे आ जाते थे, जिसकी वजह से उसमें रुकावट आ जाती थी। अब ये पूरा प्लान बना लिया गया है और चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जो जो इश्यूज हैं, और देखें यहाँ पे दीगर इदारे भी हैं, केएमसी और डीएमसी की जो टेरिटरी है अपनी जगह पे, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, डीएचए है, केपीटी है, कुछ और रेलवे के इश्यूज भी आ रहे हैं। तो अभी एक मुफस्सल रिपोर्ट ऑलरेडी पहले भी है, अब भी है, और इस पर इंशाल्लाह जल्दी अमल। शाह साहब, जो तजावुजात हैं, जाहिर है एक बड़ी आबादी है जो रह रही है, रातों रात तो आप लोगों को निकाल के बेघर तो नहीं कर सकते। जाहिर है कि ऑल्टरनेट जगह देंगे, कि ऑल्टरनेट पहले प्लान बनाएंगे, उसके बाद ये सारा कुछ होगा ना। तो मैं यही पूछ रही हूँ कि इस पर आप लोगों की कोई पॉलिसी बन रही है, इस पर प्लानिंग आप लोगों की चल रही है कि जाहिर है आप लोग एक अचानक से जाके लोगों को वहां से निकालना शुरू कर देंगे? वो तो प्रोटेस्ट पे आप लोगों के खिलाफ एहतजाज पे निकल आएंगे, और जाहिर है लोग अपने बच्चों को लेकर कहाँ पर जाएंगे? ये तो एक पिछले 20-30 सालों की गलतियां हैं जो आज भुगतना पड़े हम कराची वालों को। तो इसके लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग है? रातों रात तो ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखें, जो लोग फैमिलीज रहती हैं उनके लिए तो वैसे भी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खुसूसी हिदायत हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को भी और हम सबको भी, कि इस तरह अगर किसी को हटाया जा रहा है तो उनका कोई ना कोई बंदोबस्त करें, कोई मुतबादिल बंदोबस्त करें। जो सालों से फैमिलीज रहती हैं तो फैमिलीज का ज़रूर ख़ास ख्याल किया जाएगा। लेकिन जहाँ पे कोई वैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है, फिर कमर्शियल यूज़ में आ रहा है, तो उनके लिए किसी किस्म की कोई मुतबादिल। अच्छा, आपने ये भी कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो नालों की सफाई में रुकावट बन गया। जाहिर है ये विफाक का मंसूबा है, तो जब ये शुरू हुआ आप लोगों की कोऑर्डिनेशन से हुआ, दोनों ने मिलकर इस पर, जाहिर है प्लानिंग आप लोगों से भी शेयर हुई, तो उस वक्त ये एतराज़ात आप लोगों ने क्यों नहीं उठाए कि ये हर्डल्स होंगी, ये रुकावटें होंगी, प्लान को चेंज किया जाए? अब जब ये काम हो रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि यही रुकावट की वजह है? मैं आपको अर्ज करूं कि न सिर्फ हमारी रिजर्वेशंस थी, बल्कि वहाँ की जो डीएमसी है, सेंट्रल जो है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो चेयरमैन हैं रेहान हाशमी साहब, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था SIDCL को, जो इदारा ये काम कर रहा था, कि ये आप इसको ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि जितने DMC की ड्रेन्स हैं वो बड़े ड्रेन में नाले में जाते हैं, जो गुजर नाला कह लें या और बहुत बड़े जो ड्रेन्स हैं उनमें, तो ये उसमें रुकावट बन रही है। और अब भी हमने भी यही बात खुद देखी, जिसको पॉइंट आउट किया अभी हालिया बारिशों में। फिर चेयरमैन NDMA ने भी जो रिपोर्ट ली, तो वो जाहिर है बहुत लेफ्टिनेंट जनरल अफजल साहब बड़े एक्सपीरियंस हैं, प्रोफेशनल जर्नल हैं, उन्होंने भी ये रिपोर्ट ली और उनको भी अंदाज़ा हो गया कि ये जो उस दिन ज़्यादा इशू हुआ था इस पूरे एरिया में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एरिया में, वो इस कॉरिडोर की वजह से हुआ कि जो स्टेशंस इन्होंने बनाए हुए हैं उन्होंने उसके रास्ते रोक लिए। इनका प्लान है बेहतर तरीके से किया जाएगा, लेकिन वो हुए नहीं। तो इस वजह जब ज़्यादा बारिश हुई, एक तरफ पहाड़ी है
फिर वो जब पानी आता है तो उसने ड्रेन आउट होना होता है, तो फिर जाहिर है उसमें रुकावट हुई। मसला ये ना कि अब मंसूबा मुकम्मल होने से पहले इन रुकावटों को दूर करना ना, मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा फिर आप लोग एतराज करेंगे इस पे। हर्डल को तो अभी दूर करना है ना, जो भी बैरियर्स हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन उनका जो वैसे पूरा जो प्लान बना हुआ है उसमें इसका रखा हुआ है, पूरा उन्होंने सिस्टम दिया है, लेकिन उस पर उन्होंने अमल नहीं किया क्योंकि अभी तक ये कॉरिडोर मुकम्मल नहीं हुआ। आपके इल्म में है कि हमेशा इस पर पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। जब मियाँ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो यहाँ आते थे तो उनको यही ब्रीफिंग दी जाती थी कि जी ग्रीन लाइन का कॉरिडोर मुकम्मल है। सिंध हुकूमत की नाअहली है कि इन्होंने बसेस नहीं प्रोवाइड की। फिर जब खान साहब भी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली दफा सिंध में आए तो उनको भी यही ब्रीफिंग दी गई थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि जी कॉरिडोर मुकम्मल है, ये बसें नहीं ला रहे। फिर जब उन्होंने खुद उसका विजिट किया या उनको मुकम्मल उन्होंने रिपोर्ट ली, फिर उनके इल्म में आया और फिर उन्होंने अब ये कमेंट किया था उसी वक्त कि ये बसेस भी हम प्रोवाइड करेंगे। उस पर काम हो रहा है, लेकिन ये सारे इश्यूज जो हैं इनको सॉल्व करने की ज़रूरत है कि अगर इसी तरह इनको नहीं एड्रेस किया गया और इनको हल नहीं किया गया तो फिर यही इशू होगा, बारिशें होंगी। अच्छा, और पानी सड़कों पे होगा, घरों में भी। तो जब से एनडीएमए को टास्क दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, एफडब्ल्यू के साथ मिलकर एनडीएमए भी काम कर, कोई फर्क तो लग रहा होगा ना सफाई सुथराई में? जो 3 नालों का टास्क दिया हुआ है एनडीएमए को, कोई फर्क लग रहा है कराची में? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि हम एनडीएमए को अप्रिशिएट करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उन्होंने जो काम किया। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको पूरा तफसील ये बताना चाहता हूं कि 38 नाले थे केएमसी के जिनकी हम लोग सफाई कर रहे थे। उनमें से 3 नाले एनडीएमए ने लिए, लेकिन वो 3 नालों में भी बेशतर चोकिंग पॉइंट जो है हम उनको साफ कर चुके थे, लेकिन एनडीएमए ने एफडब्ल्यू को दिया। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हुआ ये है कि जो हमारी मीडिया है वो उन 3 नालों की वजह से कुछ उन्होंने ये जरूर कहा है कि जी वो 3 नालों पे काम हुआ है, अब कराची डूबने से बच गया है। हालांकि फिर दोबारा जब सड़कें दिखा देते हैं, दीगर चीजें दिखा देते हैं, तो फिर वही कहते हैं जी ये तो इस बात पे मुतमईन है कि जो 3 नालों की सफाई हो रही है, चले कुछ तो साफ हो रहा है कराची में, इसी बात की तो तसल्ली है कि कहीं किसी ने तो काम शुरू किया, काम तो हो रहा है। सुन ले, जो 35 नाले हम साफ कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमने स्लज निकाला है, उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर दिया करें। बिफोर और आफ्टर वाली वो तस्वीर भी दिखा दिया करें, जो अगर इन 3 नालों की दिखा रहे हैं तो 35 नालों की पिछले 12 सालों में इसी कमिटमेंट के साथ अगर ये 32-38 जितने भी नाले ये साफ होते तो शायद कराची का आज ये हाल ना होता। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये नाले हर साल हम लोग केएमसी को इसमें फंड्स देते थे, करोड़ों रुपए, क्योंकि ये उनका काम है। अब हम उनकी सपोर्ट में आए और पैसे पहले देते थे, अब खुद करवा रहे। स्वीप के प्रोग्राम में, जिसमें इस दफा ट्रांसपेरेंट तरीका रखा गया कि जो स्लज निकलेगा नालों से और जब वो लैंडफिल साइट पर पहुंचेगा उसको जब वेट किया जाएगा फिर उसको पेमेंट दी जाएगी। 3 टियर रख दिए गए, केएमसी, स्वेप और फिर नेस्ट पार्क मॉनिटर करेगा उनको। तो इस दफा ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हुआ और जितने चोकिंग पॉइंट थे शुरू में साफ कर लिए गए थे। इसमें डिले जरूर हुआ है, वो डिले इस वजह से हुआ था कि ये कंपोनेंट था बैंक के एक प्रोग्राम का जो हमने उनसे लोन एग्रीमेंट साइन किया था, वो कोविड की वजह से लेट हुआ, इसीलिए सीएम साहब ने फिर खुद फंड दिए जिनकी वजह से ये काम थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ थे। नाजरीन, मॉनसून के हालिया स्पेल ने बलूचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिशों की वजह से बलूचिस्तान के 15 अजला में सैलाबी सूरत हाल जो है ये पैदा हो चुकी है। कोयटा और मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं इनके दरमियान कौमी शाहराह पर तामीर शुदा पुलों को नुकसान पहुंचने के बाद मुंसलिक जो लिंक रोड है उसको भी बहाल नहीं किया जा सका है। महकमा रेलवे कोयटा के मुताबिक कोयटा सिब्बी के दरमियान मुसाफिरों की सहूलत के लिए कल से शटल ट्रेन चलाई जाएगी। सैलाब से बलूचिस्तान के अजला, नसीराबाद, सिब्बी, बोलान, जलमक्सी में 300 गांव बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं। हालिया बारिशों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले जो इलाके हैं, झलमक्सी में पाक फौज ने रिलीफ और रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। बड़ी तादाद में सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया है। मुतासरा अफराद को खाना भी फराहम किया जा रहा है। सूबाई
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर महकमों को सिब्बी, नसीराबाद और ज़िला बोलान में मुसलसल बारिशों की वजह से रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। इस वक्त बलूचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है, हुकूमत को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, कब तक कोयटा के जो इलाके हैं इनका दूसरे इलाकों से राब्ता बहाल हो जाएगा। मैं बात करती हूँ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब। बहुत ही अफसोसनाक है कि बलूचिस्तान के बहुत से अजला जो हैं वो सैलाब से मुतासर हुए हैं। ज़रा आप हमें डिटेल नंबर्स बता सकते हैं, कितने देहात इफेक्ट हुए हैं, कितने लोग इस टाइम आप लोगों ने उनको रेस्क्यू कर लिया है, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बज़िद होते हैं कि वो अपने माल मवेशी को छोड़ के नहीं जाएंगे। ज़ाहिर है उनके साल साल की मेहनत होती है, उनके रोज़गार का एक ज़रिया होता है। तो कैसे आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी 15 रोज़ कबल ही हमने इस सिलसिले में मीटिंग्स किए और हमारे जो PDMA है, हेल्थ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DCs, कमिश्नर्स वो आई अलर्ट पे थे और सोशल मीडिया पे डेली बेसिस पे PDMA फोरकास्ट जो है हर रोज़ वो अपडेट करते रहें और आवाम से हम गुजारिश करते रहें कि फोरकास्ट है कुछ एरियाज़ में और लोग एहतियात बरतें हैं। लेकिन यह है कि हमारी जो तवक्कुआत है उससे भी ज़्यादा ये फोर्थ जो स्पेल है मानसून का, इसमें बारिशें बहुत तेज़ हुई हैं। लेकिन यह है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने हमने पहले मीटिंग बुलाया था, CM सेक्रेटरीट में हमने कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया, BCOC की दफ्तर में, तमाम DCs के ऑफिस में, कमिश्नर्स के ऑफिस में, PDMA में, फिर जो CNW का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, इरीगेशन है, हेल्थ, इन डिपार्टमेंट को न सिर्फ मोबिलाइज़ किया गया बल्कि जो इनके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, प्राइवेट HR जो इनके साथ काम करते हैं उनको मोबिलाइज़ किया गया। 330 मिलियन रुपये जो PDMA के अपने एलोकेटेड बजट है उसको फौरी तौर पर रिलीज़ किया गया इन तमाम कंटिजेंसी प्लान के तहत। और कमिश्नर्स और 20 डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर्स हैं उनके डिस्पोजेबल पे फौरी तौर पे पैसे रिलीज़ करके उनको इख्तियार दिया गया कि लोगों की मदद कर सकें। और फौरी तौर पे जो मुतासर इलाके हैं वहाँ पे अब तक 1100 टैंक, 1100 सिलेंडर्स, 1100 की तादाद में चारपाई है, दीगर सोलर लाइट्स वगैरह हमने पहुंचाए, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पे शेल्टर्स स्टैब्लिश किए। मैं यही पूछना चाह रही थी कि कोयटा का मुल्क के दीगर इलाकों से जो राब्ता कटा है ये कब तक बहाल होगा? सिवाय N65 के जहां पर ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल है, बाकी तमाम जहां पर शगाफ पड़ गए थे रोडों में, ट्रैफिक मुअत्तल हुई थी, वो तमाम बहाल कर दिए गए। लेकिन हम आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि गैर ज़रूरी तौर पे वो सफ़र से इज्तनाब करें। बाकी हमने वो निज़ाम बहाल कर दिया है, रेलवे का निज़ाम भी बहाल है और अभी CM साहब ने डायरेक्शन जारी की है कि जितने भी रोड उनमें शगाफ पड़ी है या कोई नुकसान हुआ है उसको फौरी तौर पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो हमारे रोड सारे प्रोसेस में फाइनेंशियली भी सपोर्ट कितनी मिल रही है वफाक से आप लोगों को? देखिए सपोर्ट तो इस वक्त जो फाइनेंसेस हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट खुद एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं। पाक आर्मी का हमें सपोर्ट हासिल है, वो असिस्ट कर रहे हैं। कल भी जलमक्सी में हमारे हिंदू जो भाई बहन हैं, हिंदू बरादरी के 8 फैमिलीज वहां फंसे हुए थे सैलाब में, पाक आर्मी के जवानों ने उनको रेस्क्यू किया, महफूज मकाम पे पहुंचाया। अच्छा, एक 100 लोग जो एहतियाल के बाद हुकूमतों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है रिहैबिलिटेशन का। लोगों को जब ये सैलाब ख़त्म हो जाता है, लाइफ नॉर्मल अपने रूटीन पे आना शुरू होती है, तो ज़ाहिर है जिन लोगों के घर बह जाते हैं, माल मवेशी सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है, तो ये इस चैलेंज से निमटना हुकूमत के लिए बहुत बड़ी एक बात होती है। तो इसके लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग है? ज़ाहिर इसके लिए भी बहुत फंड्स चाहिए होंगे, लोगों को घर चाहिए, लोगों ने दोबारा रहने, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करना है, तो इसके लिए भी ज़ाहिर आप लोगों ने प्लानिंग की होगी। शाजिया 2020 के शुरू होते हुए हम कुदरती आफात से निबरत आजमा है, इन चैलेंजेस से हम निमट रहे हैं। जनवरी में हैवी स्नो और रेनफॉल हुई, कुदरती आफात का हमने मुकाबला किया जनवरी में। फिर फरवरी में कोरोना आया, अप्रैल मई में लोकस्ट आए, और ये तीनों जो बड़े चैलेंजेस थे ऐसे तरीके से हमने इसको कोप किया और लोगों को रिलीफ फराम किया। अभी लोकस्ट और कोरोना का जो चैलेंज है, जो एक आफत थी, वो थम गया है कि अब ये मानसून बारिशें शुरू हुई।
आवाम पुरुमीद रहें, आवाम भरोसा रखें। जैसे बाकी 3 चैलेंजेस से हम ऐसा तरीके से निमट के सुपर हुए हैं, आवाम उस बात को अप्रिशिएट करती है, एक्नॉलेज। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए अपोजिशन की बड़ी जमातें अपनी कोई वाज़ेह पोजीशन लेने से पहले ही बाहमी इख्तलाफात का शिकार हो चुकी हैं और एक मरतबा फिर से APC का जो इनेकाद एक खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि किस सियासी जमात की वजह से अपोजिशन की ईद के फौरी बाद जो मुनाकिद होने वाली APC है ये ताखीर का शिकार हुई है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मौलाना फजलुर रहमान को ये यकीन दिलाया था कि वो इस APC में उनके साथ शाना बशाना होंगे, मगर FATF से मुताल्लिका इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी के मामले पर मौलाना साहब जो है अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी से सख्त नाराज़ हैं। शायद यही वजह है कि मौलाना ने 7 सितंबर को अकेले ही पेशावर में जलसे और एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। नून लीग ने APC पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये भी मौलाना के साथ कोई चलती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इस बार भी APC मुनाकिद होती है या नहीं, और अगर मुनाकिद हो भी जाती है तो क्या नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इसमें शामिल होगी, नहीं शामिल होगी, क्या लाएमल होगा, दोनों जमातें एक पेज पर इकट्ठी हो भी पाएंगी या नहीं, या फिर क्या माजी की तरह इस बार भी अपोजिशन की जो APC भी है गुफ्तन, नशस्तन और बर्खास्तन जैसी ही एक सियासी एक्टिविटी ही हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की एक कोशिश रही है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ से मुलाकात करके APC की तारीख का तयन किया जाए, लेकिन नून लीग के सदर की जानिब से ग्रीन सिग्नल न मिलने की वजह से APC का इनेकाद खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस APC का मुस्तकबिल क्या है, कब होने जा रही है, और क्या वाकई नून लीग ने इस हुकूमत के 5 साल पूरी होने की ज़मानत दी है, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, सीनियर नायब सदर है मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सबसे पहले तो ज़रा ये बताइएगा, हुकूमत भी कह रही है, शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि 5 साल ज़मानत के दिए हैं भाई आप लोगों ने कि इनकी हुकूमत को कुछ नहीं कहना, ये 5 साल पूरे होंगे। एतजाज़ एहसन साहब भी दूसरी जो बड़ी जमात है अपोजिशन की, वो भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो है ना वो ज़मानत दी हुई है, इसीलिए आप लोग ना हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक नहीं चलाना चाहते, इसीलिए अपोजिशन एक पेज पर इकट्ठी नहीं होना चाहती। सर वाकई ज़मानत दी हुई आप लोगों ने? मोहतरमा, ये बड़ी बचगाना बातें हैं। हुकूमत अपनी अददी बरतरी पे चलती है, मेरी ज़मानत से नहीं चलती। ये जो बातें करते हैं तो बिल्कुल ही ना होने वाली बातें हैं। तो ये इन बातों को छोड़ें, हकायक की बात करें। मुल्क चल रहा है, मुल्क नहीं चल रहा, अवाम मुश्किल में, अवाम बहुत मुश्किल में है, इसके बारे में बात करें। तो APC कब होने जा रही है जो आपने लाएमल बनाने? अगर मुल्क नहीं चल रहा है तो फिर आप दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी फिर कोई एजेंडा बनाएं, कोई लाएमल बनाएं, कोई पॉलिसी बनाएं APC में। APC होती ही पॉलिसी और एजेंडा बनाने के लिए। हाँ। APC इंशाल्लाह जल्द होगी। वो तमाम जमातें जो हैं उनकी मुशावरत से APC होती है। पहले भी मशवरा हुआ, उस वक्त शहबाज साहब सेहतमंद नहीं थे, अब वो हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्द APC हो जाएगी। और APC का एक ही मकसद है कि जो मुल्क के हालात हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, अवाम की तकलीफ को कैसे दूर किया जा सकता है, मुल्क को इन मुश्किलात से कैसे निकाला जा सकता है, ये एजेंडा होता है हर APC का। आगे तो वैसे मुहर्रम आ रहा है, महीना आ रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा इनेकाद, या उससे पहले हो सकती है APC? ज़ाहिर मुहर्रमुल हराम में तो नहीं होगा ये सब कुछ। जी अभी मुहर्रम में मेरा ख्याल है 2 हफ्ते बाकी हैं, 10-12 दिन बाकी हैं। हाँ। 10 मुहर्रम के मुझे लगता है, अब मैं कोई मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि बीच में 14 अगस्त का भी है, तो मेरा ख्याल है कि 10 मुहर्रम के बाद ही APC का इनेकाद होगा। वेल ये मेरी राय है, मैं इसमें कोई नॉलेज नहीं रखता।
और वैसे ये पूछूं आपसे कि क्या पूरी पार्टी का बयानिया एक ही है एपीसी को लेकर, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा चाहती हैं, कहा जाता है कि वो चाहती हैं कि एपीसी हो, स्ट्रॉन्ग एजेंडा हो इस हुकूमत के खिलाफ, कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ज़रा रिलक्टेंट हैं, वो नहीं चाहते कि हुकूमत मुखालिफ किसी तहरीक का नून लीग हिस्सा बने, इस एजेंडे को आगे लेकर चलें। इज़ इट राइट सर? देखिए, हर जमात में हर किस्म की राय होती है, लेकिन जब एक जमात फैसला कर लेती है, फिर जो वो जमात का मौक़िफ़ होता है वही जमात का बयानिया होता है। और हमारा बयानिया यही है कि मुल्क आज नहीं चल रहा, इस हवाले से मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क के मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अवाम की मुश्किलात को दूर करने की ज़रूरत है, और अपोजिशन की बड़ी पार्टी के हवाले से हम पर यह लाजिम है कि इसका हल तलाश करें। तो वो हल जो है वो एपीसी से ही निकलेगा कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होंगी, उनका जो दबाव होगा तो फिर मामलात बेहतर होंगे। ये हमारा बयानिया है। 5 साल पूरे चाहिए इस हुकूमत को, 2 साल तो गुजर गए हैं। वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं कि आप लोग तो कहते हैं ना कि हुकूमत नहीं चल रही, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हुकूमत ने 2 साल बड़े मुश्किल से गुजार लिए, अब तरक्की का सफ़र शुरू हो गया। एक तो एनआरओ वालों ने मुझे बहुत तंग किया है, ये लोग चाहते थे कोई डील कर लें, तो वो मसला कश्मीर पर हम बात करेंगे, ये चाहते थे कि हमसे कोई डील कर लें, उसके बाद कोई हम बिल पास होने देंगे, तो आप लोगों ने तो उनको तंग ही बहुत किया बकौल वज़ीर आज़म साहब के। आप लोग तो डील की बातें करते रहे हैं पिछले 2 सालों में बकौल उनके। उनसे बात हमारी हुई कब है? जो वज़ीर आज़म झूठ बोलता हो, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ? ये पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है जो खुल्लम खुल्ला सफ़ेद झूठ बोलता है। तो उसकी बातों को छोड़ें, मुल्क के हालात देख लें। तो ऐसे 5 साल पूरे हो जाएंगे, हालात को बेहतर करें। मैं जी ऐसे आपके अगर बहुत बुरा सब कुछ चल रहा है तो 5 साल पूरे हो जाएंगे फिर? मुहतरमा, 5 साल अददी बरतरी हो तो पूरे हो सकते हैं, अगर इत्तेहादी साथ छोड़ गए तो नहीं होंगे। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या मुल्क इनके 5 साल का मुतहम्मल हो सकता है? मैं तो सबसे बड़ा हामी हूँ कि हर हुकूमत 5 साल पूरे करे, लेकिन वो हुकूमत जो काम कर रही हो, जो अवाम के मसाइल हल कर रही हो, जो हुकूमत अवाम के मसाइल में इजाफा कर रही हो, मुल्क को तबाही के धाने पर ले आए, मईशत तबाह कर दे, फिर तो अपोजिशन पर लाजिम होता है कि अवाम को उस हुकूमत से जान छुड़ाएं। तो आज तो आप भी मुझसे सवाल कर रही हैं अपोजिशन एपीसी कब होगी, पूरा पाकिस्तान सवाल कर रहा है। ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। लोग हुकूमत से सवाल करते थे कि आप क्या कर रहे हैं, लोग आज अपोजिशन से सवाल करते हैं कि आप जल्दी करें, हमारी जान छुड़ाएं। तो वहीं से सारी बात का जवाब आपके सामने आ जाता है। अब शान अब्बासी साहब, आपने कुछ दिन पहले कहा कि नैब को खत्म हो जाना चाहिए, ये आपकी अपनी ज़ाती राय है या ये पूरी पार्टी की राय है? नंबर 1। नंबर 2, अगर इसको ख़त्म ही कर देंगे, बजाय इसके कि आप लोग ये कहें कि तरमीम हो जाएं, इसको ज़रा तरीके से चलाया जाए, क़वानीन में तरमीम कर ली जाए, इदारे को बेहतर करके बहाल कर दिया, दोबारा से चलाया जाए, तो अगर ये सब खत्म हो गया तो फिर एहतसाब कौन करेगा? फिर लूट मार करप्शन चलती रहेगी, कौन पूछेगा फिर? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि इसको रखें, इस इदारे को, और मुल्क चला लें। जब तक नैब है तो मुल्क नहीं चलेगा। और मुझे ज़रा ये बता दें कि 20 साल में नैब ने कितने लोगों को पकड़ा है करप्शन के इल्ज़ाम में, उनके नाम बता दें। और अगर ये इतना अच्छा इदारा है तो फिर इसके अंदर जजेस को भी शामिल कर दें, बिजनेसमैन को कर दें, ब्यूरोक्रेसी को कर दें, फ़ौज को कर दें, ताकि मुकम्मल एहतसाब हो मुल्क के अंदर। ये तो सिर्फ चंद 100 सियासतदानों के लिए है, उनको तोड़ने का रास्ता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का रास्ता है। मेरी बात बिल्कुल ना माने, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देख लें और जो बात ह्यूमन राइट्स वॉच ने कही उसको देख लें। अगर हमें आज भी अकल नहीं आएगी तो इस इदारे को रखें, फिर इंशाल्लाह मुल्क तो नहीं चलेगा। तो फिर आप लोगों फिर तरमीम पर भी आप लोगों को बात नहीं करनी चाहिए? फिर क्यों आप लोग तरमीम बना के अपनी तजावीज़ देते हैं नैब क़वानीन में? फिर तो आप इसको सिरे से रद्द कर देना, फिर आप कह दें कि हमने इस पर बात करनी नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं इस इदारे को ख़त्म कर दें। आप फिर तरमीम पे बात भी क्यों करते हैं फिर आप लोग? मोहतरमा, हमारा पहला मौक़िफ़ यही है, यही बात 100 दफ़ा कर चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी में ये बात की है कि इस इदारे को ख़त्म कर दें। दीगर इदारे मौजूद हैं, क़वानीन मौजूद हैं अकाउंटेबिलिटी के मुल्क में, वो बेहतर अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर नाइंसाफ़ी हो, जिसमें इंसान का एहतराम ना हो, जहाँ पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो, जहाँ विक्टिमाइजेशन हो अपोजिशन की, वो इदारा नहीं चल सकता। वो मुल्क को कुछ नहीं देता, वो मुल्क को तबाह करता है। और नैब ने ये साबित कर दिया है।
अगर 2023 के होने वाले इंतखाबात में अगर नून लीग की हुकूमत आती है, आप लोग इस इदारे को खत्म कर देंगे क्या? जी, अगर मेरे पास वोट हुए तो मैं सबसे पहला काम करूंगा, इस इदारे को खत्म करूंगा, वरना हुकूमत नहीं चलेगी। अच्छा, ये आज इस हुकूमत को भी इस बात का एहसास है। आप करेंगे, आपकी पार्टी की राय है, ये आपकी पूरी पार्टी का, ये आपकी पूरी पार्टी का बयानिया है, ये आपकी पूरी पार्टी इस पर मुत्तफिक है? जी, लेकिन नैब तब्दील होगा जब सारे मुत्तफिक होंगे। इस पर पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत होती है। अगर मेरे पास इतने वोट हुए कौमी असेंबली और सेनेट में, तो मेरा पहला काम या मेरी जमात का पहला काम ये होगा कि इस इदारे को ख़त्म करें। अच्छा, क्योंकि ये मुल्क को तबाही के धाने पर ले गया है। मईशत इसने तबाह कर दी है, इसने मफलूज कर दी है हुकूमत को। ये नज़र नहीं आ रहा आपको? आज कोई सरकारी अफसर कोई फैसला करने को तैयार नहीं है। ये अरबों रुपए का योमिया नुकसान नैब इस मुल्क को दे रहा है। ठीक, आखिरी सवाल, 7 सितंबर को जो मौलाना जलसा करने जा रहे हैं पेशावर में, सर अगर आप लोगों को दावत मिली, आप इसमें शामिल होंगे, जाएंगे? क्योंकि वो तो वैसी आज़ादी मार्च से आप लोगों से नाराज़ हैं, क्या शिरकत करेंगे आप लोग अगर दावत मिलती है तो? जी, अगर दावत आई तो पार्टी मुशावरत करेगी, और उसमें अगर मशवरा यही हुआ कि शिरकत करनी चाहिए तो करेंगे। मुझसे अगर ज़ाती राय पूछते हैं तो मेरी ज़ाती राय यही है कि शिरकत करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन अगर वो किसी हुकूमत हटाओ तहरीक और ज़बरदस्त सड़कों पे आना और एहतजाज करना, इस तरह की कोई तहरीक चलाते हैं, उसका भी आप लोग हिस्सा बनेंगे? इसकी भी आप राय देंगे पार्टी को, इसका भी हिस्सा बने फिर? जी, ये फैसला सिर्फ एपीसी कर सकती है, ये कोई एक जमात नहीं कर सकती। ये अपोजिशन का मुतफिका फैसला होगा तो बात चलेगी। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ थे। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। JUI के सीनियर रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। मौलाना साहब, एक बार फिर से JUI अकेले तहरीक चलाने जा रही है। 7 सितंबर को आप पेशावर में जलसा कर रहे हैं। इससे पहले भी आज़ादी मार्च जब आप लोगों ने किया, उस तरीके से अपोजिशन जमातें आप लोगों के साथ नहीं थी, एक पेज पे नहीं थी, आप लोगों का साथ नहीं दिया अपोजिशन जमातों ने। अब भी आप लोग नाराज़ हैं पीपल्स पार्टी से, नून लीग की वजह से, क्या वजह है इसकी? देखिए, 27 जुलाई 2018 को अपोजिशन की तमाम जमातों ने मिलकर एक बयानिया जारी किया। जमीयत उलमा इस्लाम उसी बयानिए को लेकर पूरे मुल्क में हमने 15 मिलियन मार्च की, और फिर आज़ादी मार्च इस्लामाबाद में, और जिस तरह हमने अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा तनहा किया वो दुनिया ने देख लिया। लेकिन बाकी अपोजिशन की जमातें, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उस बयानिया के साथ चले नहीं, और आपने मुख्तलिफ मौक़े पे देखा, सदारती इलेक्शन या वज़ीर आज़म के इलेक्शन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी अपोजिशन में इख्तिलाफ नज़र आया। लेकिन हमने उसी बयानी को लेकर पूरे मुल्क में जलसे मुजाहरे किए इस सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़। और चूँकि बीच में कोरोना आ गया तो ये एक आलमी सतह की वबा थी, और उस ज़रूरत को हमने महसूस किया और तमाम अपने इज्तिमाआत जो है वो मौकूफ़ किया। अब जबकि कोरोना किसी दर्जे में ख़त्म हो गया है तो हमने अपनी तहरीक को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। ऑपोजिशन जमातों से नाराज़ क्यों हैं आप लोग, पीपल्स पार्टी से और नून लीग से? क्या वो जो 2 बिल्स की मंजूरी हुई है, ये वजह आप लोगों की नाराज़गी की? देखिए, नाराज़गी की बात नहीं है। बात यह है कि हर एक जमात की अपनी राय या अपनी एक पॉलिसी होती है। हमें उन पर कोई कदगन नहीं लगाना। जो उनकी मजबूरियां हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, या जो समझते हैं कि शायद ज़्यादा अपोजिशन न करे, कोई हमारी बारी भी आने वाली है तो हमें इमरान को मौका देना है,
तो इस तरह कन्फ्यूजन का शिकार है ये दो बड़ी पार्टियां। लेकिन अब फिर से उन्होंने राब्ते शुरू किए। आज भी हसन इकबाल साहब जो है मौलाना फजल रहमान साहब के यहाँ तशरीफ लाए थे, और आपके शो में मुझे ताख़ीर भी इसलिए भी मैं माजरत चाहता हूँ कि वो तशरीफ लाए थे और वो चाह रहे थे कि जी अब फिर से अपोजिशन को मुनज़्ज़म करें। तो हमने उनके सामने ये बात रखी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पहले यकसू हो जाए कि हाँ अब अपोजिशन की तमाम जमायतों को मिलके यकनुकाती एजेंडे पर मुत्तफिक करना है और यकसू होकर चलना है, तो हमें कोई एतराज नहीं है। एजेंडा क्या है? लेकिन अगर इस आप हुकूमत को नहीं चलता करना, इस हुकूमत को घर भेजना, मुत्तफिका एजेंडा क्या है? क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी तो इस मूड में नहीं है। वो तो कहते हैं कि जमहूरियत का एक सिस्टम है, ये डीरेल नहीं होना चाहिए, इस हुकूमत को चलते रहना चाहिए। आप लोग चाहते हैं हुकूमत घर चली जाए। देखिए, यकनुकाती एजेंडा यही है जो सवाल आपने उठाया और उसका जवाब भी आपने खुद दिया। हम तो रोज़ अव्वल से कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत नहीं है, लिहाजा इस हुकूमत को जाना चाहिए। अब इस यकनुकाती एजेंडे पर अगर अपोजिशन मुत्तहिद होती है तो असल बात यह है, देखिए जी, कि अपोजिशन जमातें ज़ाहिर लोग उनसे वाबस्ता हैं, लोग तंग आ चुके हैं। महंगाई आप देखें और इसी तरह बेरोजगारी आप देखें, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी क्या पीपल्स पार्टी और नून दावत देने जा रहे हैं? आप लोग जलसे में शमूलियत की दावत देंगे? हर घर में पैदा होने वाला हर घर में पैदा होने वाला बच्चा 2 लाख का मकरूज होता है। तो लोग तमाम तबकात जो है इस वक्त एहतजाज पे है। मौलाना साहब, आप नून लीग और पीपल्स पार्टी को जलसे में शिरकत की दावत देंगे आप लोग? देखिए, ये जलसे जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतिमाम है और कल नहीं परसों हमारे पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी है और उसमें मजीद हम फैसले करेंगे और उसमें अपोजिशन जमातों को दावत देना है या नहीं देना, अच्छा, उसमें हम फैसला करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अब्दुल गफूर हैदरी साहब, सीनियर रहनुमा JUIF मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के विजन और अहकामात के बरखिलाफ नए पाकिस्तान में भी मेरिट और शफाफियत की पासदारी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मुख्तलिफ महकमों में मनपसंद अफराद की तैनातियों और कंपनियों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस हवाले से हमारे ज़राए ने इंकशाफ किया है कि 9 साल बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पार्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती का अमल अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ। बेहतरीन उम्मीदवार के चुनाव के लिए HR कंसल्टेंट की खिदमात हासिल की गई। फिर 9 महीने की कोशिशों के बाद 5 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए, जिसमें एहसन खान, शाहिद महमूद खान, याकूब सत्तार, अकबर अली खान और सैयद जवार हैदर का नाम शामिल है। माहिर कंसल्टेंट ने एहसन खान समेत 3 उम्मीदवारों को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्को ऑयल रिफाइनरी के ओहदे के लिए गैर मौजू करार दे दिया। लेकिन फिर वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब साहब और मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम डिवीजन नदीम बाबर ने अपनी ही वजारत की 4 रुकनी कमेटी कायम की और वो कायम करके माहिर कंसल्टेंट की सिफारिश को मुस्तरद किया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने पेट्रोलियम डिवीजन के इस इक़दाम पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से राय मांगी, तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने भी पेट्रोलियम डिवीजन के फैसले की मुखालफत की और उम्मीदवार को गैर मौजू करार दिया। ज़राए का यह दावा है कि एहसन खान का एक वफाकी वजीर से करीबी ताल्लुक होने की वजह से पेट्रोलियम डिवीजन इन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात करवाना चाहता है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ECC से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर 15 रोज़ के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी हासिल की, लेकिन वफाकी काबीना ने इस पर भी फैसला मौखर कर दिया था। अब कल पेट्रोलियम डिवीजन के दोनों अहम तरीन उमूर वफाकी काबीना के सामने पेश किए जाएंगे। अब देखना यह है कि जीत किसकी होगी, मेरिट,
शफाफियत और अवामी मफाद की या फिर ज़ाती मफाद की? मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल, बड़ी अजीब बात है जिसे माहिर कंसल्टेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न उसने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद ये पेट्रोलियम डिवीज़न ने खुद ही से कमेटी बना के और अपने ही फेवरेट उम्मीदवार को चुन लिया। अब ये कल सारा मामला कैबिनेट में पेश होने जा रहा है। जी बिल्कुल शादिया, ये सारा मामला कल वफाकी काबीना के सामने पेश होगा और इस सारे मामले में अहम तरीन बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत की रोशनी में इडहॉकिज़म का खात्मा और मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराह जो तोसी हासिल करके सालों तक एक ओहदे पर बराजमान रहते थे, जिससे कंपनियों की कारकर्दगी बुरी तरह से मुतासर हुई, उसको ख़त्म करने के लिए ये नया सिलसिला शुरू हुआ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर के जो मामले खसूसी बराए जो प्राइम मिनिस्टर के मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात हैं, उनकी डायरेक्शन, उनकी सिफारिशात की रोशनी में ये तय पा चुका है कि किसी भी सरकारी इदारे के अंदर जब सरबराहान की तकर्री का मामला होगा, मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हेड हंटर किसी माहिर कंपनी की खिदमात हासिल की जाएंगी। पार्को ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान के सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। तकरीबन 8 साल के लगभग एक तारिक रजावी साहब उसके ओहदे पर बराजमान रहे, एक्सटेंशन उन्हें मिलती रही, इसकी हकीकत के बावजूद कि उनकी उम्र 72 साल तक पहुंच गई थी। अक्टूबर 2019 में अल्लाह अल्लाह करके प्रोसेस शुरू हुआ, 9 माह तक ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ और डॉक्टर इशरत हुसैन साहब और वफाकी काबीना की तयशुदा गाइडलाइंस के मुताबिक एक पाकिस्तान का एक वेल रिप्यूटेड HR कंसल्टेंट कंपनी की खिदमात हासिल की गई और उस कंपनी ने 3 उम्मीदवार, जिसके अंदर एहसन खान, अकबर अली खान और सैयद जवार हैदर है, उनको जब उन्होंने ना मौजू उम्मीदवार करार दे दिया तो असल खेल यहाँ से शुरू हुआ। चूंकि सारा प्लान सेट किया गया था एहसन खान साहब के लिए, जिनका जराए का ये दावा है कि वो उनका एक वफाकी वजीर का बहुत करीबी ताल्लुक है, दोनों इकट्ठे काम भी करते रहे हैं। उनकी राह हमवार करने के लिए जब नदीम बाबर साहब और उमर अयूब साहब ने देखा कि वो तो अब गैर मौजू उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुके हैं, तो उन्होंने उस माहिर कंसल्टेंट का जो सारा प्रोसेस था वो एक साइड पे रखा। अपनी ही वजारत के अंदर 4 खुद भी कमेटी में उमर अयूब साहब आए, नदीम बाबर साहब आए, सेक्रेटरी पेट्रोलियम आए, वो सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो खुद पार्को ऑयल रिफाइनरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हैं, टोटल पार्को ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हैं, वो इसमें शरीक हुए। एक एडिशनल सेक्रेटरी खुद बैठ के दोबारा इंटरव्यू किए और उन्होंने गैर मौजू उम्मीदवार को मौजू उम्मीदवार करार दे दिया। मामला पहुंचा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक और उनकी इसके ऊपर मामला उनको कुछ फिशी महसूस हुआ। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की राय ली गई कि आप बताइए कि एक जानिब माहिर कंसल्टेंट की राय है और दूसरी जानिब पेट्रोलियम डिवीजन अपनी राय इसके ऊपर मुसल्लत कर रहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने भी बहुत शानदार तरीके के अंदर, जिसकी सरकारी दस्तावेज नाइट एडिशन को मसूल हुई हैं, उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर लिखा कि पेट्रोलियम डिवीजन की इंटेंशन और जो तरीकेकार उन्होंने अडॉप्ट किया है कि गैर मौजू उम्मीदवार को मौजू करार दे दें, ये गलत है। इसलिए कि उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। आपने हेड हंटर को हायर करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो बेहतरीन अफराद का तयन तो लग रहा है कि पेट्रोलियम इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कैबिनेट से कल मंजूरी लेने में, एहसन खान के नाम की मंजूरी लेने में कामयाब हो जाएंगे। यकीनन वजीर आजम साहब को इस बात की छानबीन करनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के इनकार के बाद, उसके अलावा माहिर कंसल्टेंट के इनकार के बाद क्यों आखिर एहसन खान के नाम पर जोर दिया जा रहा है, और इस बात को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन से ऐसे वफाकी वजीर हैं जिनका इनके साथ ताल्लुक है। मेरा ख्याल है कि कल ऐसा होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम बड़ी, चूंकि पिछले कुछ महीनों के दौरान बहुत से ऐसे मामलात हैं जहां पे काबीना ने बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है। कल काबीना अरकान का एक मरतबा फिर कड़ा इम्तिहान होगा। प्राइम मिनिस्टर के सामने ये पिक्चर होगी, तमाम प्रेजेंटेशन दी जाएगी और इस बात के ऊपर कि पेट्रोलियम डिवीजन जो रिसेंटली पेट्रोल क्राइसिस के जो लोग बाइस बने, आज तक वो अपने ओहदों पर मौजूद हैं, अभी भी वो नेपोटिज्म का मिसाल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली बड़ा सुबकी का बाइस बन सकता है अगर ऐसा फैसला किया जाता है, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तो बहुत क्लियर कट अंदाज में लिख दिया है कि पेट्रोलियम डिवीजन गैर मौजू उम्मीदवार को मौजू उम्मीदवार करार नहीं दे सकता। तो काबीना अरकान भी बिल्कुल देखते हैं कि कैबिनेट इस पर क्या सवालात उठाती है, कल क्या फैसला होता है कैबिनेट सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।